ज्वाइन कर सके. So yesterday I talked about how we will go, and today this is going to be the first demo class of Indian polity, right? तो सबसे पहले क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो सबसे पहले ये याद रखना है. नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सेकेंड इज the framing of Indian Constitution. Framing of Indian Constitution. So this is a chapter. So in this chapter we will talk about कि जो Constituent Assembly थी वो क्या हुआ, वो कैसे बनी, किसने बनाई, Constituent Assembly ने क्या क्या काम किए, और हिंदुस्तान का जो संविधान है वो कैसे आपको मिला. तो दिस ऑल वी विल टॉक अबाउट इन दिस. हेलो. So there might be some problem in your phone. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. You don't respond here. चलिए. So अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले 3-4 मेजर क्वेश्चन है. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनती है, इसको कौन बनाता है, और हिंदुस्तान का संविधान कैसे बनता है. तो दिस चैप्टर वी विल फिनिश टुमारो. तो बाय टुमारो वी आर गोइंग टू फिनिश व्हाट. पहले बता रहा हूं, वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर. Then we will complete parts of Indian Constitution, and then we will complete even the schedule of Indian Constitution. Schedules. In this we will discuss around 12 schedules. क्या है, कैसे हैं, किस तरह है. So this is how we will complete these 3 things by tomorrow in a demo class. So tomorrow there will be a last demo class, and day after tomorrow we will start with our course, right? So इसीलिए today I am going to be bit slow. So इसमें देखो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. So सबसे पहले 1934 आपको याद करना है, ठीक है. 1934 में एक आदमी था जिसका नाम था एम रॉय. तो दिस वाज द मैन. इसने सबसे पहले डिमांड की, ब्रिटिशर्स ने हमें दी नहीं है, बट इस आदमी ने सबसे पहले डिमांड की कि हमें क्या चाहिए, हमें एक असेंबली चाहिए, हमें एक ऐसे लोग चाहिए जो हिंदुस्तान का संविधान बनाए. सो एम रॉय, तो ही डिमांडेड फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने डिमांड की कि देयर शुड बी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सी. So 1934, M.N. Roy, first person to demand कि इंडिया में there should be what, the constituent assembly. Done? Is it okay? तो आपके नोट्स में थोड़ा कम लिखा है, but for the benefit of the class, फिर 1935 में, 1938 में, तो 1935 में अब डिमांड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि we need what? We need कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या हुआ, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हिंदुस्तान का बनाए संविधान. ठीक है. तो 1935 में हु डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ऐसे 1938. सो 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जिनको आप प्यार से चाचा भी बोलते हो, सो 1938 में जवाहरलाल नेहरू, नाउ ही विल आल्सो डिमांड कि दैट इंडिया नीड्स व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या हुआ, हमें ऐसे लोग चाहिए, जैसे ये बनेगी असेंबली, ये सारे लोग होंगे, दीज वर द पीपल, एंड दीज पीपल विल मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. So that is the main idea. So this is what is your constituent assembly.
और इसमें एक ही क्वेश्चन अब तक आपका बनता है, they will not ask this, they will not ask this, so they will ask who was the first person to demand constituent assembly, तो उसका नाम है M.N. रॉय। कब डिमांड करता है? 1934 में। सिंपल, एक क्वेश्चन इतनी डिस्कशन से बनता है, व्हाट वी डिस्कस्ड इन 5 मिनट्स, राइट। अब ठीक है, तो इंडियंस दे वर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दे वर डिमांडिंग फ्रॉम व्हाट? ब्रिटिशर्स। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने ब्रिटिशर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड की, अब ब्रिटिशर्स ने हमें 3 चीजें दी, 1940 में, 1942 में एंड इन 1946 में। और जितना मैं बोर्ड पे लिखूंगा सब क्वेश्चन है, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए भी हुए हैं। इनकी डिटेल वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस हिस्ट्री, बट नाउ आई एम जस्ट गिविंग अ पासिंग रेफरेंस। सो 1940 में Britishers gave us August offer. So Britishers gave us August offer. 1942 में हमारे इंडिया में आया क्रिप्स मिशन, इंडिया में आया क्रिप्स मिशन, और 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये प्लान है, ठीक है। तो उस टाइम पे कांग्रेस ने इसको मना कर दिया कि हमें ये आपकी ऑफर नहीं चाहिए, हम वी आर नॉट हैप्पी विद दिस ऑफर। फिर आया क्रिप्स मिशन, तो कांग्रेस ने इसको भी मना कर दिया कि नहीं, हमें ये भी नहीं चाहिए। अब क्यों मना किया, वी विल डिस्कस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ओके। बट यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। अगस्त ऑफर कब आया? 1940। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। अब 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान, और कैबिनेट मिशन प्लान इस टाइम पे यूके के प्राइम मिनिस्टर इज योर क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। सो सर क्लीमेंट एटली ने इंडिया में भेजा कैबिनेट मिशन प्लान कि आप इंडिया में जाओ, और इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर इंडिया में बनती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब बनेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड दिस इज अ स्टार। स्टार का मतलब ये हुआ कि अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के अंडर बनी। तो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कब आया? 1946। किसने भेजा? सर क्लीमेंट एटली। और ये क्वेश्चन अभी आपका आया था पेपर में, और ये क्वेश्चन आता है जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, और ये क्वेश्चन आता है जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो वो प्राइम मिनिस्टर था सर क्लीमेंट एटली, ठीक है। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? आपके नोट्स में सब आपको मिलेगा, बोर्ड पे मैं थोड़ा समझा रहा हूं सो दैट आप थोड़ा इसको मेमोराइज कर सको, आप ये देख सको हम पढ़ा कैसे रहे। तो ये नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा होगा वो मैं सिर्फ बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आपको हर सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाया जाएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली इन द क्लास। तो जीके को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपकी, आई प्रॉमिस यू दिस, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और देखो आपने कितने क्वेश्चन याद कर लिए, अगर आपने अच्छे से सुने तो आपने कितने क्वेश्चन याद कर लिए होंगे। और आज आपको जरूर प्रॉब्लम होगी, कल भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम दोनों की स्पीड अभी मैच नहीं हो रही है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, यू विल अंडरस्टैंड माई स्पीड। तो आहिस्ता आहिस्ता वी विल बिकम कंपैटिबल, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन आया। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान।
अब इसके बारे में बस तो ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि दिस क्लास इज फॉर एपीएसएसबी। सो कैबिनेट मिशन प्लान सबसे पहले इट केम इन 1946, पढ़ लिया हमने, ठीक है। किसने भेजा? सिंपल एक वर्ड, तो दिस वाज सेंट बाय एटली, सर क्लीमेंट एटली। अब ये कितने मेंबर प्लान था, कितने मेंबर इसमें थे? तो इट वाज अ 3 मेंबर बॉडी, तो इसमें देयर वाज 3 मेंबर्स। 3 मेंबर का मतलब क्या हुआ? एक होगा चेयरमैन, एक होगा चेयरमैन और 2 होंगे मेंबर, ऐसे ही होगा। सो देयर विल बी 1 चेयरमैन एंड देयर विल बी 2 मेंबर्स। चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन का नाम है सर पैट्रिक लॉरेंस, ये लिखते रहो प्लीज, सर पैट्रिक लॉरेंस। और 2 मेंबर, एक का नाम है ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, और दूसरे मेंबर का नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो दूसरे का नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये याद रहता है, वेल एंड गुड। ये याद नहीं रहते हैं तो आप इसको याद करो, ये और ये बार बार आता है कि कैबिनेट मिशन प्लान का चेयरमैन कौन है? सर पैट्रिक लॉरेंस। हो गया? अब हुआ क्या? अब ध्यान से सुनो, ये 1946 में आया, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। वो उस असेंबली का काम होना चाहिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। और इन्होंने अब स्कीम दिया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होनी चाहिए 389 सीट्स। टोटल सीट्स कितनी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्लान के अकॉर्डिंग? 389। और उस टाइम पे जो इंडिया था, इंडिया वाज लाइक दिस, इंडिया। और इंडिया में थी प्रिंसली स्टेट्स, सुना होगा, जिनको हिंदी में बोला जाता था रियासतें। तो इस कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि पूरे इंडिया में से आप 389 लोगों को बुलाओ। अब ये बोला गया 389 में से 93 सीट्स विल कम फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, ओके। और माइनस करो, 389 में से माइनस 93 करोगे तो दिस विल बिकम 296 एंड दीज पर्संस विल कम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और हमेशा याद रखना है, ये 389 में अब ये इंडिया है और ये पूरा इंडिया था उस टाइम पे, पाकिस्तान वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये 389 इज फ्रॉम दिस एरिया, पूरा इंडिया में से 389 सीट्स। और जैसे ही ये प्लान आया, जैसे ही ये प्लान आया, तो मुस्लिम लीग कहती है व्हाट इज दिस, हम डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान, और आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी पूरे इंडिया के लिए, मतलब एक संविधान बनेगा पूरे इंडिया के लिए। मतलब ब्रिटिशर दे डोंट वांट टू गिव फॉर पाकिस्तान, तो नाउ मुस्लिम लीग इन 1946 दे सेड डायरेक्ट एक्शन प्लान। अब होगा डायरेक्ट एक्शन प्लान, क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए था। अब जैसे ही दे लॉन्च डायरेक्ट एक्शन प्लान इन 1946, अब इंडिया में हो जाते हैं दंगे, राइट्स। अब जब राइट्स होते हैं तो ब्रिटिशर्स कहते हैं ओके नाउ वी विल क्रिएट पाकिस्तान। अब लॉजिकली बताओ, जब ब्रिटिशर्स पाकिस्तान बनाएंगे तो ये पार्ट कटेगा, दिस पार्ट विल बिकम पाकिस्तान, दिस पार्ट विल बिकम इंडिया। अब लॉजिकली बताओ ये सीट्स कम होंगी कि ज्यादा होंगी? अब ये सीट्स कम होंगी, अब ये सीट्स होंगी 299, और 299 में से प्रिंसली स्टेट्स को मिलेंगी 70 और ब्रिटिश इंडिया को कितनी मिलेंगी? 229। सी, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें कितने आदमी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 299।
out of 299, 70 were from princely states and 229 were from what? British India. समझ आया? क्लियर हो गया? Now we are coming on fourth point. अब समझो जरा फोर्थ पॉइंट. और आपको एक चीज बता देता हूं मैं, आपको कितनी कम कॉस्ट में इतनी अच्छी कोचिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी. आई प्रॉमिस यू दिस. आप मेरे से ये लिखा लो, ठीक है? सी द क्वालिटी ऑफ नोट्स इवन. और ये पूरे नोट्स आपको पढ़ाए जाएंगे. सो वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी टॉपिक. ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है कि 7 days में पॉलिटी हो जाए, होगी. अगर 20 days लगेंगे मेरे को, आई विल टेक 20 days टू कंप्लीट दिस टॉपिक, सो दैट आप एक ही बार पढ़ो, सो दैट आप एक ही बार में अपना कंसेप्ट क्लियर करो. अंडरस्टूड? सो अभी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए, इलेक्शन होके रिजल्ट आया. अब क्वेश्चन ये है कि इनकी फर्स्ट मीटिंग कब होती है? 9 दिसंबर 1946. अब इसमें दो दो ऐड करो, +2. 11 दिसंबर 1946. अब इसमें दो और ऐड करो, 13 दिसंबर 1946. तो ये ऐड हो जाएगा 9 दिसंबर, 11 दिसंबर एंड 13 दिसंबर. तो ये 3 days आर इंपॉर्टेंट. अब 9 दिसंबर को ये मिल रहे हैं पहली बार. इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हो गए, दे विल कम टू दिल्ली एंड दे विल सिट टुगेदर. अब टोटल सीट्स कितनी है? 299. अब ऐसा तो है नहीं कि 299 के सारे आ जाएंगे. कोई लेट हो जाएगा, कोई नहीं आ पाएगा, कोई बीमार हो जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन कि 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग, ये क्वेश्चन बार बार आता है. 9 दिसंबर को हाउ मेनी पीपल आर अटेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 211. तो 211 आदमियों ने अटेंड किया. अब 9 दिसंबर को अब वो क्या चूज करते हैं? अब 9 दिसंबर को ये 211 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं. दे आर गेटिंग टुगेदर एंड नाउ दे डिसाइड. ऑब्वियसली दे विल चूज देयर प्रेसिडेंट. हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट. और ये डिसाइड करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सबसे बूढ़ा आदमी है उसको हम थोड़े टाइम के लिए बना देते हैं प्रेसिडेंट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. और दैट प्रैक्टिस ओल्ड पर्सन ये बनेगा प्रेसिडेंट. और ये प्रेसिडेंट बनेगा टेम्पररी, परमानेंट नहीं बनेगा, टेम्पररी बनेगा. और एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. और ये जो प्रैक्टिस हमने ली है, दिस प्रैक्टिस वी टुक फ्रॉम व्हाट? दिस प्रैक्टिस वी टुक फ्रॉम फ्रांस. तो फ्रांस से हमने ये प्रैक्टिस ली है और वो आज तक कंटिन्यू हो रही है, आज तक. तो यही क्वेश्चन बार बार आता है कि 9 दिसंबर को सबसे बूढ़े आदमी को आप टेम्पररी बनाते हो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. दैट प्रैक्टिस यू टुक फ्रॉम फ्रांस. और ये सबसे बड़ा आदमी कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. तो दिस इज अ मैन. तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, he became the president of constituent assembly. बट बताओ परमानेंट है कि टेम्पररी है? he is a temporary president. Now he will remain president for 2 days. On 11th of December 1946, they will again come together. और now they will choose their president. ऐसे ही होगा. They will choose their vice president. Done. And now they will also choose their, I will write it, but लिखा हुआ है आपके नोट्स में. They will also choose their constitutional
एडवाइजर, एडवाइजर भी तो होता है ना कि कैसे काम करना है। सो द परमानेंट प्रेसिडेंट नाउ विल बिकम राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद, he will become the permanent president of constituent assembly. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। तो he will become the first vice president of constituent assembly. और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कि आप अब काम ऐसा करो, आप काम ऐसा करो, वो बनेंगे बी एन राव। तो ये इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, सर बी एन राव, ही विल बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी एन राव। ठीक है, अगर आप अपने नोट्स देखोगे, आई हैव कंप्लीटेड टिल पॉइंट नंबर 7. So till point number 7, and I advise you one thing: before attending the class, download these notes, get them printed. और लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करते रहो। और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको लगेगा कि यू विल बी रिमेम्बरिंग, और 4 ऑप्शनों में यू कैन इजीली फाइंड द आंसर कि सर ने ये ऐसे लिंक किया था। ठीक है, so he will become the constitutional advisor of constituent assembly. हो गया। तो जैसे ही ये काम करके ये खत्म हो गया दिन, अब ये 2 दिन बाद फिर मिले on 13th of December 1946। अब बताओ इनका मेन काम क्या था? इनका मेन काम था हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, क्या क्या देखा जाएगा, क्या क्या डिस्कशन करनी है, तो उसके लिए लेना पड़ेगा क्या? रेजोल्यूशन। तो ये जो रेजोल्यूशन था, इसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अरे कोई भी काम करने से पहले रेजोल्यूशन भी तो लोगे ना, जैसे कल की क्लास, तो यस्टरडेज क्लास वाज द रेजोल्यूशन कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, पॉलिटी ऐसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऐसे पढ़ेंगे, ये किया जाएगा, ऐसा ऐसा होगा। तो दैट वाज द रेजोल्यूशन। यू लिसन टू दैट रेजोल्यूशन, नाउ यू विल डिसाइड कि सर ऐसा करना है कि ऐसा नहीं करना है, या इसको थोड़ा सिस्टम को चेंज करना है। तो दैट इज द रेजोल्यूशन। अब ये रेजोल्यूशन दिया 13 दिसंबर 1946 को, और ये रेजोल्यूशन देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दिस रेजोल्यूशन वाज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। दे दिया रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन पे होगी चर्चा। अब रेजोल्यूशन देंगे, और रेजोल्यूशन देके जो मेंबर है वो अपने घर घर चले जाएंगे। जैसे आप कल मैंने आपको रेजोल्यूशन दिया, एंड नाउ यू आर कमिंग नाउ आफ्टर 24 आवर्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था हिंदुस्तान का संविधान बनाना। तो नेहरू कहते हैं आप टाइम ले लो, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। और फिर इन रेजोल्यूशंस पे वोटिंग होती है ऑन 22 ऑफ जनवरी 1947। दिसंबर के बाद जनवरी आएगा ना, और 1946 का क्या हो जाएगा 1947। तो 22 जनवरी 1947 में जो पंडित नेहरू ने रेजोल्यूशंस दिए, उसके ऊपर होगी वोटिंग, और वोटिंग से पता लगेगा कि मेंबर क्या चाहते हैं। और उन्होंने बोला कि जो नेहरू ने कहा बिल्कुल ठीक बोला, जैसे वो बोल रहा है वैसे ही करेंगे। नाउ वी विल मेक व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में इट टुक अ शेप ऑफ प्रीएम्बल। अब ये बनेगा इंडिया का प्रीएम्बल, और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। अब देखो फ्लो चार्ट बन गया था। अब क्वेश्चन चाहे आप यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, जैसे मर्जी आ जाए, क्वेश्चन आ जाए प्रीएम्बल इज मोटिवेटेड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिए? जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब दिए? 13 दिसंबर 1946। इसके ऊपर वोटिंग कब हुई? 22 ऑफ जनवरी 1947। और अगर वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछेगा 1 2 3 4 5,
इनसे बाहर नहीं पूछेगा। आप ये मेरे से लिखा के ले लो, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा जो बोर्ड पे लिखा हो। ठीक है, अब पता लग गया ना, जीके कैन बी सो इंटरेस्टिंग। आपको जीके बोर लगती है क्योंकि वो बोरिंग पढ़ाई जाती है। अगर इंटरेस्टिंगली आपको जीके पढ़ाई जाए तो जीके जैसा सब्जेक्ट ही नहीं है। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, यस और नो? अच्छा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, तो जैसी ये क्लास लग रही है उसका फीडबैक आप दे देना, सो दैट अगर कोई चेंज करनी है तो चेंज कर सकें। और फीडबैक से अगर आप अच्छा फीडबैक दोगे तो आई विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड, क्योंकि फीस तो हमने बहुत कम रखी है। ठीक है, फीस इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व यू, अच्छे से आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल मोटिवेट द टीचर। ठीक है, और हमारी ट्रेजेडी ये है कि आज के टाइम पे टीचर को फीडबैक नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो दिस बिकेम द ट्रेजेडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। एनीवेज, हो गया? तो 8 पॉइंट आई हैव कवर्ड, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट 9th पॉइंट। 9th क्या है? ठीक है, सो 9th पॉइंट इट टॉक्स अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अब क्या क्या काम किए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट उसके अलावा क्या क्या किया। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, अब दिमाग लगाओ खुद से, 15 अगस्त 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ? लाल किले में यूनियन जैक, जो गोरों का झंडा था, वो नीचे करना था और इंडियन फ्लैग को ऊपर चढ़ाना था। अब इंडियन फ्लैग कैसा होगा, क्या होगा, वो भी तो डिसाइड करेंगे ना। और वो डिसाइड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि व्हाट विल बी द इंडियन फ्लैग। अब मेरे को ये बताओ लॉजिकली, इससे पहले डिसाइड करेंगे कि इसके बाद डिसाइड करेंगे? 15 अगस्त को तो झंडा लहराना है, तो लॉजिकली इससे पहले डिसाइड करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया। देयर वाज अ क्वेश्चन एंड ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मैं कहता हूं आपको पता भी नहीं है कब अडॉप्ट किया, यू डोंट नो, बट आपको इतना पता है कि 15 अगस्त को लहराना है। अगर 15 अगस्त को लहराना है तो अडॉप्ट कब करेगा? 15 अगस्त से पहले, तभी अडॉप्ट होगा, तभी लहराएगा 15 अगस्त को। और ये 3 ऑप्शन 15 अगस्त के बाद की थी, एक ही ऑप्शन थी जो 15 अगस्त से पहले की थी। तो दिस वाज द राइट आंसर। सो दिस वाज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो मैंने कल भी बोला था लॉजिकल, रट्टा मत मारो। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये इंडियन फ्लैग को, इंडियन फ्लैग, ये उसने अडॉप्ट किया ऑन 22 ऑफ जुलाई 1947। अब जुलाई में अडॉप्ट कर रहा है, 15 अगस्त को लहराएगा। ठीक है, पहला काम ये किया। कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया ही बनाया, वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट उसके अलावा ये काम किया। सेकंड, इंडिया का नेशनल एंथम, व्हाट विल बी द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, व्हाट विल बी द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। Third, they also talked about, they also adopted president, कि इंडिया का प्रेसिडेंट कैसा होगा, कौन होगा, ये सारे काम इन्होंने किए ऑन 24 ऑफ जनवरी 1950। क्योंकि 26 जनवरी को हमने ये सब लागू करना था। 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करना था, तो उससे पहले ही करेंगे। और सी, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 24 ऑफ जनवरी 1950, तो इंडिया का नेशनल एंथम विच इज नोन एज योर जन गण मन, नेशनल सॉन्ग विच इज नोन एज वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम,
और प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद। तो ये सबको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया ऑन 24 ऑफ जनवरी 1950। हो गया। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन ये भी लिखो, मेगा हेडिंग जन गण मन। एक हेडिंग लिखो जन गण मन। इसके नीचे सिर्फ 4-5 वर्ड लिखने हैं। नंबर 1, इट इज अ नेशनल एंथम। अगला क्वेश्चन आता है किसने लिखा, तो दिस इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म। आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, कहीं को 5 दिनों के बाद पता लगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएनटी, भूल जाओ। सो नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अगला आप ये भी इंफॉर्मेशन लिखते हो किसने अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किया ना अडॉप्ट, कब अडॉप्ट किया, 24 ऑफ जनवरी 1950। और सबसे पहले ये जो नेशनल एंथम है, ये जो गाना है, कब गाया गया था, तो दिस वाज संग इन 1911 कांग्रेस सेशन। तो 1911 के कांग्रेस सेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सॉन्ग वाज संग इन 1911 कांग्रेस सेशन। और अगर जन गण मन से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। समझ आया? चलो, एनी वन ऑफ यू प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन कि आपको समझ आ रहा है, क्लास इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है। एनी वन ऑफ यू, एक आदमी। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। यस सर, व्हाट इज दिस यस सर? बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, क्या है? यस सर। तुम लोगों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब बारिश कर रहे हो। अरे सुनो, नाउ आई वांट अ डिटेल्ड फीडबैक इन व्हाट्सएप ग्रुप। डिटेल्ड फीडबैक, ओके? कि क्लास वाज गुड, क्लास वाज इंटरेस्टिंग, एक्सप्लेनेशन का स्टाइल कैसा था, नॉलेज कैसी थी, ये सब कुछ। नहीं, फ्यूचर में खराब हो सकता है, ठीक है? अब ये जो आदमी लिख रहा है फ्यूचर में कैसा होगा, वो खराब हो सकता है। मैंने आपको बोला है आपकी एवरी क्लास विल बी अ डेमो क्लास। आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, ठीक है? आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। कैसी बात करते हो बताओ? फ्यूचर का तो ये नहीं पता कि मेरे को कल को जिंदा रहना है कि मरना है। चलो एनीवेज, हो गया होगी। हाँ, अब अगली हेडिंग देखो, वंदे भारत। वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम। बताओ, वंदे भारत निकल रहा है, वंदे मातरम। एंड आई एम वेरी इमोशनल, ठीक है? फॉर मी माई स्टूडेंट्स इज माई प्रॉपर्टी। स्टूडेंट का वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है? वंदे मातरम। अब वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, पहला तो हेडिंग ये लिखो, इट इज अ नेशनल सॉन्ग। उसके बाद वंदे मातरम किसने लिखा, ये तो क्वेश्चन आएगा सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये लिखा बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक नॉवल लिखा है। नॉवल में दिस सॉन्ग इज रिटन। तो इस नॉवल का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ, दिस इज द नेम ऑफ दिस नॉवल, आनंद मठ। और इसको सबसे पहले गाया गया था 1896 के सेशन में। 1896 सेशन
और इसमें आप ये 1911 कैलकाटा लिख लीजिए। तो दिस सेशन हैपेंड इन कैलकाटा एंड दिस सेशन आल्सो हैपेंड इन कैलकाटा। तो ये कैलकाटा के सेशन में गाया गया, ठीक है। अब एक चीज और, 1905 में, दिस वी विल डिस्कस इन हिस्ट्री, 1905 में एक मूवमेंट होती है जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। और ये क्वेश्चन आ जाता है स्वदेशी मूवमेंट कब हुई, 1905, ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट का थीम सॉन्ग ये गाना था वंदे मातरम, इट वाज अ थीम सॉन्ग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, क्लियर है। तो दिस वाज अ थीम सॉन्ग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, डन है। अच्छा, अब ये पॉइंट नंबर 10 है, इसको आप खुद पढ़ लो, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको ऐसे लिखा करो, ओके। नोट्स को ना थोड़ा अच्छे से लिखो ताकि आप याद कर सको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए टोटल 11 सेशंस किए, टोटल 11 सेशंस, ठीक है। इसको टाइम कितना लगा, 2 साल, 2 years, 10 महीने, 10 months, 10 और 11 months एंड अराउंड 18 days। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इतना टाइम लगा, 2 साल, 11 महीने, 18 दिन का टाइम लगा, डन। उसके बाद टोटल खर्चा आया 64 लाख, तो 64 लाख रुपया खर्चा आता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सो दिस इज ऑल्सो वन इंफॉर्मेशन वेयर दे कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। 11 सेशन तो जरूर हुए, बट नाउ दे सैट फॉर 141 डेज। तो 11 बारी उन्होंने मीटिंग की और 141 डेज मीटिंग की। So this is what is the Constituent Assembly, and finally they gave what, Indian Constitution. Is it okay? अब important committee देखो, Constituent Assembly है, बहुत आदमी है इसमें, there are total 299 आदमी, ये तो खिचड़ी बन जाएगी। अब हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ कमेटीज बना दी। जैसे हमने पिकनिक ऑर्गेनाइज करनी है तो 3 की ड्यूटी लगा दी कि आप बैम्बू अरेंज करो, 3 आदमी की ड्यूटी लगा दी कि आप मीट को अरेंज करो। तो ऐसे करके हमने कमेटीज बना दी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंपॉर्टेंट कमेटीज बहुत बनी है, अराउंड 23-24, बट नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट कमेटीज। जैसे जवाहरलाल नेहरू के अंडर, जवाहरलाल नेहरू के अंडर बनी एक यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स होंगी, यूनियन पावर कमेटी। जवाहरलाल नेहरू के अंडर बनेगी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कि सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और इन कमेटी का चेयरमैन कौन है, नेहरू, ठीक है। ऐसे ही यूनियन के नीचे क्या होता है, स्टेट, स्टेट स्टेट पावर कमेटी, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट को क्या पावर है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। तो दीज कमेटी वाज अंडर पटेल, वल्लभ भाई पटेल। सो वल्लभ भाई पटेल के अंडर होगा ये स्टेट पावर कमेटी, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सो दैट विल बी अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नाउ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को कैसे स्टीयर करना है, पार्लियामेंट को कैसे चलाना है, यानी कि रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी,
steering. This committee will be under Rajendra Prasad. आप पूरा लिखना राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के अंडर है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। और एक कमेटी है ड्राफ्ट कमेटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कैसा होगा, ड्राफ्ट कमेटी, एंड दिस कमेटी इज अंडर डॉक्टर B.R. अंबेडकर। तो ये बना कमेटी, ठीक है। अब क्या हुआ, 2-3 साल बाद अब इन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ दे हैव मेड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब याद रखना जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 में रेडी हो गया। सो इट वाज रेडी, और ये हमने कर लिया अडॉप्ट कि दिस इज द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट नहीं है, फाइनल है, रेडी है, और हमने अडॉप्ट कर लिया कि यस दिस इज गोइंग टू बी द इज नॉट गोइंग टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये डेट इज आल्सो मेंशन्ड इन व्हाट, प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में भी यही डेट मेंशन है, ये वाली। बट हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भी एनफोर्स नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लागू कब किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया 2 महीने बाद, एग्जैक्टली आफ्टर 2 मंथ्स, दैट इज 26 जनवरी 1950। अरे नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जैसे ही दिसंबर के बाद जनवरी आएगा ईयर विल चेंज। दिस इज अ रिपब्लिक डे, फर्स्ट रिपब्लिक डे। तो इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को किया एनफोर्स, एंड जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया, लागू कर दिया, अब इंडिया बिकेम व्हाट, रिपब्लिक। अब इंडिया बन गया रिपब्लिक, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है बार बार कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, और कितने शेड्यूल्स हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। सो 1950 में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वर 395 आर्टिकल्स, पार्ट्स कितने थे, 22। तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स है, एंड हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। अब नाउ इट इज 2023, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए, किसी को हटाया गया, किसी को लगाया गया। तो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन नाउ, तो आज हमारे पास अराउंड 465 आर्टिकल्स, around we have around 25 parts, and now we added 4 schedules, and in total now we have at present 12 schedule in Indian Constitution। तो हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन। ये वो सिचुएशन है जब 26 जनवरी 1950 था। So this was the situation at that time, and this is the present situation. So this is your present situation, ठीक है। Is it okay? चलिए, so we have completed with the lecture, और मेरे को लगा आपको आज जरूर अच्छा लगा होगा। कल तो मैंने बोर कर दिया होगा बड़ी बड़ी बातें करके, ठीक है। इसीलिए कुछ कह रहा था पढ़ाओ तो सही। अरे पढ़ाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पहले गेम रूल तो देख लो, ये गेम के क्या रूल्स हैं, ठीक है। टेल मी, इज दैट ओके? आर यू सेटिस्फाइड विद टीचिंग? और फ्यूचर की गारंटी आई विल टेक, ठीक है।
फ्यूचर की गारंटी आई विल टेक। जो आपकी पहली क्लास है, आपकी लास्ट क्लास भी ऐसे ही होगी, इतनी ही एनर्जेटिक होगी, इतनी ही नॉलेजेबल होगी। और मेरी अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, सिंगल रिक्वेस्ट, दैट आई डोंट वांट, ठीक है, यू बिकम कांस्टेबल, यू बिकम एनीथिंग, दैट इज ओके। और ये जो हमारा मैसेज है, कम फीस में क्वालिटी टीचिंग वाला मैसेज, जस्ट स्प्रेड दिस टू योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। एंड दिस एकेडमी इज आल्सो, हमारे यहाँ पे एपीसीएस का बैच और यूपीएससी का भी बैच चल रहा है। और हमारी जो क्वालिटी है दैट इज एट पार विद दिल्ली, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी आप प्लीज हमारा मैसेज स्प्रेड कीजिए, हमें इससे ज्यादा आपसे कोऑपरेशन नहीं चाहिए, ठीक है। जेन्युइन रिव्यू हमारे बारे में आप स्प्रेड कीजिए, जेन्युइन रिव्यू इन रियलिटी, सो दैट ट्राइबल सोसाइटी के साथ गलत ना हो, बस, ठीक है, सो दैट आप भी अच्छे से पढ़ सको। एंड आई विल वेट फॉर योर रिव्यूज इन पर्सन। तो अगर आप देखोगे आपका जो वो है ग्रुप है, उसमें मेरा नंबर है, मैंने कल भी अपना नंबर शेयर किया था, तो मेरे नंबर पे यू प्लीज गिव योर जेन्युइन रिव्यू आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास। ये मेरा नंबर है, दिस इज 8146520928। तो इसमें आप अपने रिव्यूज दे दो, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। इससे ज्यादा आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू। चलो, so I'll leave the class for now. The class is over for today. We will meet tomorrow at the same time. Okay? ठीक है, चलिए, ठीक है।